Hello students, welcome to Kenny's Educare. Today in the session of class 6th Geography, we will be reading and learning about lesson number 3, Motions of the Earth. जो अर्थ हमारा प्लैनेट है उसके मोशंस कैसे हैं, कैसे वो मूव करता है, कैसे वो अपनी ही एक्सिस पे मूव करता है और कैसे वो सन के चारों ओर घूमता है. We will be reading about all the motions of the earth in this chapter. And in this chapter, we will be reading and learning about the following topics. First will be the two types of motion of the earth. ठीक है, हमारा अर्थ किसी दो तरीके के मोशंस करता है, हम वो पढ़ेंगे. And those motions are rotation and revolution. So we will be reading about rotation and revolution. Then we will read कि कैसे revolution से seasons का connection है. ठीक है, revolution and seasons. And at the end, we will recall the chapter with the help of some exercises because revision is very important. ठीक है, इसलिए थोड़ी सी exercises करेंगे and then our chapter will be over. All right, so let's get started. Starting with two types of motions. तो मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन में भी बोला और मैंने आपको पुराने चैप्टर्स में भी बताया था, स्पेशली द फर्स्ट चैप्टर जिसमें हमने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा था और उसमें देखा था दैट अर्थ विच रिवॉल्व्स अराउंड द सन also rotates on its axis. और वहां से हमने सीखा था that there are majorly two types of motions. अर्थ हमारा मेजरली दो तरीके के मोशंस करता है. पहला है रोटेशन, दूसरा है रेवोल्यूशन. रोटेशन is the movement of the earth on its own axis. अपनी ही एक्सिस पे स्पिन करते रहना रोटेशन कहलाता है. Whereas movement of the earth around the sun in a fixed path or orbit is called revolution. लेकिन अगर अर्थ किसी एक फिक्स्ड ऑर्बिट पे सन के चारों ओर घूमता है तो उसे हम रेवोल्यूशन कहते हैं. किसी के चारों ओर रिवॉल्व करना रेवोल्यूशन कहलाता है. अपनी ही एक्सिस पे गोल गोल घूमते रहना रोटेशन कहलाता है. ठीक है, these are the major types of motions. Now please try and understand this, that the axis of the earth, which is an imaginary line, makes an angle of 66.5 degree with its orbital plane. The plane formed by the orbit is known as the orbital plane. क्या बोला गया यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ. मैंने आपको पहले के चैप्टर्स में भी बताया था, पर खैर यहाँ पे फिर से समझते हैं कि जो हमारा अर्थ है वो थोड़ा सा टिल्टेड है. ठीक है, थोड़ा सा टिल्टेड है. दैट मीन्स अगर आप एक सर्कल देखो और आपके लिए नॉर्थ यहां होगा, साउथ यहां होगा, ईस्ट यहां होगा और वेस्ट यहां होगा, करेक्ट. लेकिन क्योंकि हमारा अर्थ थोड़ा सा टिल्टेड है, थोड़ा सा टेढ़ा घूमता है, इसलिए हमारा नॉर्थ यहां है, साउथ यहां है. ठीक है, नॉर्थ यहां है, साउथ यहां है. मैं इसकी इंक चेंज कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए. ठीक है, एक्चुअल में हमारे अर्थ का नॉर्थ ऐसे है, साउथ ऐसे है, ईस्ट यहां है, वेस्ट यहां है. क्यों? क्योंकि अर्थ थोड़ा सा टिल्टेड है, थोड़ा सा टेढ़ा है. ठीक है, और ये टिल्ट एक्चुअल में कितना है, अगर हम एक्चुअल नॉर्थ से देखें जो सच में होना चाहिए था पर वो नॉर्थ है नहीं, अगर हम एक्चुअल नॉर्थ से देखें, इस परपेंडिकुलर लाइन से देखें, तो जो हमारा नॉर्थ पोल है और जो नॉर्थ हो सकता था पर है नहीं, जो हो सकता था वो एक्चुअल में 23.5 डिग्री का इंक्लिनेशन बनाता है. इंक्लिनेशन बनाता है. ठीक है, दैट मीन्स जो हमारे अर्थ का एक्चुअल नॉर्थ है और जो परपेंडिकुलर लाइन है उसके बीच कितना डिग्री का एंगल बनता है, 23.5 डिग्री का एंगल बनता है. ठीक है, 23.5 कह लो, क्या 23.5 कह लो, कुछ भी. ठीक है, सो देयर इज एन इंक्लिनेशन ऑफ 23.5 डिग्री. ठीक, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि ऑर्बिटल प्लेन से कितनी डिग्री का एंगल बनता है, ऑर्बिटल प्लेन से इस प्लेन से कितनी डिग्री का एंगल बनता है, तो वो है 66.5 डिग्री का एंगल बनता है. इन दोनों में फर्क क्या है मैं आपको बताती हूं. पहले जानते हैं ऑर्बिटल प्लेन का मतलब क्या होता है. ठीक है, ऑर्बिटल प्लेन इज एक्चुअली अ प्लेन
of any revolving body, ठीक है, orbital plane of any revolving body is the geometric plane in which its orbit lies. Orbital plane is a plane of any revolving body is the geometric plane in which its orbit lies. That means अर्थ एक ऑर्बिट में घूमता है ना, हमने इस इमेज में भी देखा, अर्थ एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमता है, करेक्ट। तो कभी भी कोई रिवॉल्विंग बॉडी अगर एक ऑर्बिट में घूमती है तो कोई एक एरिया होगा जहां पे ये लाइन क्रॉस करती होगी, ये ऑर्बिटल प्लेन की लाइन क्रॉस करती होगी, है ना, और यही आपका जियोमेट्रिक प्लेन हो जाता है इस रिवॉल्विंग बॉडी का, ठीक। ये आपकी ऑर्बिट होगी जिसपे अर्थ घूमेगा, एक पर्टिकुलर फिक्स्ड पाथ है जिसमें अर्थ घूमेगा अराउंड द सन, ठीक है। और आपका अर्थ है ये जो कि थोड़ा सा टिल्टेड है, थोड़ा टेढ़ा चलता है, दैट मीन इसका नॉर्थ यहां है, साउथ यहां है। तो जहां पे भी आपकी ये वाली लाइन, ये इंक्लिनेशन वाली लाइन और ऑर्बिट की लाइन क्रॉस करती है, इंटरसेक्ट करती है, इसी को हम कहते हैं ऑर्बिटल प्लेन, ठीक है। ये जो लाइन जा रही है जिसपे अर्थ घूमेगा, जिसपे अर्थ रिवॉल्व करेगा, इसी को हम ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थ अपने ऑर्बिटल प्लेन से कितनी डिग्री का एंगल बनाता है, अर्थ अपने ऑर्बिटल प्लेन से कितनी डिग्री का एंगल बनाता है, देन यू विल से 66.5, क्योंकि लेट्स टेक अर्थ एज अ सर्किल, ये एक सर्किल है और ये हो गई इसकी ऑर्बिटल प्लेन, ठीक। और ये एक्चुअल में इंक्लिनेशन इसका ऐसा है, बट अगर हम 90 डिग्री से देखें तो ये इसका एंगल हो गया अपने ऑर्बिटल प्लेन से, विच इज 66.5, ठीक है। ये हो सकती थी लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, पर क्योंकि हमारा अर्थ थोड़ा टिल्टेड है इसलिए हमारी एक्चुअल लाइन ये है, ठीक। तो ऑर्बिटल प्लेन से एंगल बनेगा 66.5, लेकिन अगर हम देखें कि अर्थ का इंक्लिनेशन कितना है, देन दैट इज 23.5, ठीक है। ये दोनों अलग चीजें हैं। एंगल फॉर्म्ड with the orbital plane is 66.5, whereas the inclination of the earth is 23.5, ठीक है। तो यहां पे फिगर में हमने देखा inclination of the earth's axis and the orbital plane, ये हो गया हमारा inclination which is 23.5 और ये हमारे orbital plane का एंगल हो गया which is 66.5, okay। Moving on, the earth receives light from the sun. Time and again we have read it कि अर्थ क्योंकि एक planet है और planet की अपनी heat and light नहीं होती, it receives heat and light from a star, और हमारा closest star कौन है, sun है। So earth receives light from the sun, and due to the spherical shape of the earth, only half of it gets light from the sun at a time. किसी एक गिवन टाइम पे केवल आधे अर्थ को रोशनी मिल पाती है, बाकी आधे पार्ट में नाइट हो रही होती है, अंधेरा होता है, ठीक है। द पोर्शन फेसिंग द सन experiences the day, as you can see in this figure, while the other half away from the sun experiences night. That means this portion is experiencing night and this portion of the earth is experiencing day, क्योंकि यहाँ पर इस portion को light receive हो रही है, इस portion में darkness है, that means यहाँ night हो रही होगी। The circle that divides the day from night on the globe is called the circle of illumination. Actual में axis हमारी ये है, पर आधे अर्थ को रोशनी मिल पा रही है क्योंकि अर्थ थोड़ा टिल्टेड है। तो जो लाइन डिवाइड करती है कि किस पोर्शन ऑफ द अर्थ को लाइट मिलेगी और किस पोर्शन ऑफ द अर्थ को लाइट नहीं मिलेगी, इस लाइन को हम कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है। सर्कल क्यों बोल रहे हैं बेटा, क्योंकि यहां पर तो आपको डायग्राम में केवल सर्कल दिखाई दे रहा है, अर्थ एज अ
गोला दिखाई दे रहा है, बट एक्चुअल में तो अर्थ एक स्फीयर है ना। तो अगर ये लाइन आगे से ऐसी है तो पीछे की तरफ भी उतनी ही लाइन होगी। दैट मीन्स इट क्रिएट्स अ सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। आधे पार्ट को लाइट मिल रही है, आधे पार्ट को लाइट नहीं मिल रही है, ठीक है। सो द लाइन विच डिवाइड्स द अर्थ रिसीविंग द लाइट and not receiving the light is called circle of illumination. बेटा एक बात हमेशा याद रखना, please note this line of inclination, this orbital plane, this circle of illumination, all these are imaginary lines. Imaginary lines. एक्चुअल में अर्थ के ऊपर ऐसी कोई लाइन नहीं है. These all are imaginary lines. They have been built so that we can study the earth properly. It is only for our convenience and for the study of geography that we have made these imaginary lines so that we can have a better understanding of the earth. There are no actual lines. These all are imaginary lines for our study. हमारी स्टडी एंड रिसर्च के लिए इमेजिनरी लाइंस बनाई हैं ताकि हम लोग एंगल ढूंढ सकें, ठीक है, क्या चेंजेस आ सकते हैं ये पता कर सके, स्टडी कर सके कितने में लाइट आ रही है, कितने में लाइट नहीं आ रही है. केवल अपनी स्टडी और रिसर्च के लिए हमने ये इमेजिनरी लाइंस बनाई हैं. एक्चुअल में ऐसी अर्थ के ऊपर ऐसी कोई लाइंस नहीं है, ठीक है. देयर आर नो लाइंस एज सच इन रियलिटी. दीज ऑल आर imaginary lines. Okay, so reading about the circle of illumination, now let's read. This circle does not coincide with the axis as you see in the figure. देखो axis की लाइन ये जा रही है और circle of illumination की लाइट ये जा रही है. दोनों लाइन एक्चुअल में कोइंसाइड नहीं करती हैं, ठीक है. सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन की लाइन अलग है और इंक्लिनेशन की लाइन, जो हमारा इंक्लिनेशन है अर्थ का, जो एक्सिस है, वो अलग है, ठीक है. The earth takes about 24 hours to complete one rotation around its axis. अपने ही एक्सिस पे जो अर्थ स्पिन करता है, उस स्पिन को कंप्लीट करने के लिए अर्थ को 24 आवर्स लगते हैं. कितने आवर्स लगते हैं? 24 आवर्स लगते हैं. The period of rotation is known as the earth day. क्योंकि एक ही दिन में 24 आवर्स में अर्थ अपना एक स्पिन कंप्लीट कर लेता है, इसलिए हम इन 24 आवर्स को अर्थ डे कहते हैं. अर्थ पे एक दिन पूरा हो जाता है जब अर्थ का एक स्पिन पूरा हो जाता है. स्पिन ऑन इट्स ओन एक्सिस. स्पिन ऑन इट्स ओन एक्सिस. जब एक स्पिन पूरा हो जाता है उसे हम अर्थ डे कहते हैं. और एक स्पिन पूरा होने के लिए कितने घंटे लगते हैं? 24 आवर्स लगते हैं. इसीलिए हम लोग एक दिन में 24 घंटे मानते हैं. मान लो एक स्पिन पूरा करने में 26 आवर्स लगते अगर, तो हम लोग एक दिन में 26 आवर्स मानते. एक स्पिन पूरा करने में अगर 30 आवर्स लगते तो हम एक दिन में, एक अर्थ डे में 30 आवर्स मानते. लेकिन आज हम क्या मानते हैं? 1 day equals to 24 hours. एक दिन में 24 घंटे होते हैं ना. आपने कई बार सुना भी होगा 24 घंटे यही काम करता रहता है, पूरा दिन यही काम करता रहता है. 1 day equals to 24 hours. Why 24 hours? Because Earth complete its one spin on its own axis in 24 hours. ठीक है, क्योंकि वो अपना एक स्पिन 24 घंटे में पूरा करता है, इसलिए हम एक दिन को 24 घंटे के बराबर में रखते हैं. ऑलराइट. पर अगर सोचो अर्थ रोटेट ही नहीं करता तो क्या होता? सो व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट? सोचो अर्थ घूमता है अपनी एक्सिस पे सन के चारों ओर, ठीक है. मान लेते हैं ये आपका सन है, ये आपका सन है बीच में, ठीक है. और मान लो अर्थ रोटेट ही नहीं करता. द अर्थ डिडंट रोटेट एट ऑल. क्या होता? अर्थ के एक पोर्शन पे, किसी एक पोर्शन पे कांस्टेंट लाइट पड़ती रहती. कोई एक पोर्शन कांस्टेंटली
हीट अब्सॉर्ब करता और वहीं दूसरा पोर्शन कोई लाइट नहीं ले पाता, नो हीट. The other portion could have absorbed no heat and have received no light at all. तब क्या होता? दूसरा पोर्शन एकदम फ्रीजिंग कोल्ड बन चुका होता और ये वाला पोर्शन जहां पर कॉन्स्टेंटली लाइट पड़ रही है, कॉन्स्टेंटली हीट आ रही है, ये वाला जो पोर्शन है ना, इस पे हमेशा हीट पड़ती रहती है और ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाता. ऐसी कंडीशंस में आप अर्थ पे रह ही नहीं सकते थे. डिफिकल्टी हो रही है समझने में? रुको मैं आपको एक वीडियो की हेल्प से बताती हूँ. ओके, इस इमेज और जीआईएफ से समझने की कोशिश करो कि रोटेशन नहीं हो रहा है. मान लो ये रिवॉल्व तो कर रहा है स्लो मोशन में. ये मून है, इस व्हाइट ऑब्जेक्ट को आप इग्नोर कर सकते हो. अर्थ मान लो रिवॉल्व कर रहा है पर रोटेट नहीं कर रहा अपनी एक्सिस पे. तो क्या होगा? सन की जो रोशनी है वो किसी एक पर्टिकुलर रीजन पे कॉन्स्टेंटली पड़ती रहेगी और उसकी वजह से क्या होगा? ये वाला रीजन बहुत गर्म हो जाएगा एंड द अदर हाफ विल बी टू कोल्ड टू सर्वाइव, राइट? दैट इज व्हाई अर्थ का रेवोल्यूशन और रोटेशन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल के लिए. क्योंकि अगर रोटेशन बंद हो गया तो फिर कोई एक पोर्शन कांस्टेंट डे लाइट में रहेगा और गर्म हो जाएगा और फिर वहां हम नहीं रह पाएंगे एंड द अदर हाफ विल बी टू कोल्ड टू सर्वाइव एज वेल. और मान लो अगर रेवोल्यूशन भी ना होता तब क्या होता? रिवॉल्व ही नहीं होंगे तो कोई एक रीजन कांस्टेंट समर्स एक्सपीरियंस करेगा और कोई एक रीजन कांस्टेंट विंटर्स एक्सपीरियंस करेगा, जो कि फिर से सर्वाइवल कंडीशन के अगेंस्ट है. ठीक है, इसलिए अर्थ का रोटेशन और रेवोल्यूशन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आपने देखा इस वीडियो में कि कैसे अर्थ रिवॉल्व तो कर रहा था पर रोटेट ना कर पाने की वजह से रोटेशन नहीं हो रहा था. दैट इज व्हाई द पोर्शन ऑफ द अर्थ facing the sun would always experience day, thus bringing continuous warmth to the region. The other half would remain in darkness and be freezing cold all the time. Life would not have been possible in such extreme conditions. That is why the rotation of the earth is very important along with the revolution. Okay? ओके, रोटेशन देख लिया हम लोगों ने. रोटेशन नहीं होता तो क्या होता वो भी देख लिया हम लोगों ने. नाउ द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन. अभी तक तो हम लोग पढ़ रहे थे अबाउट द मोशन ऑन इट्स ओन एक्सिस. अभी तक हम लोग अर्थ का वो मोशन पढ़ रहे थे विच वॉज डन ऑन इट्स ओन एक्सिस, अपनी ही एक्सिस पे गोल गोल घूमते रहना. ठीक है, दैट वॉज रोटेशन. Now we will be reading about the second motion of the earth around the sun in an orbit. एक ऑर्बिट में घूमना होगा अब और इसे हम कहते हैं रेवोल्यूशन. ओके, कितना टाइम लगता है एक रेवोल्यूशन पूरा होने में? It takes 365.5 days, that means 1 year, to revolve around the sun. ठीक है, 365 and 1/4 of the day. 1/4 of the day का मतलब हो गया 24 hours by 4. That means 6 hours. So it takes 365 and 6 hours to complete one revolution around the sun. One rotation was equals to 24 hours. Whereas one revolution is equals to 365 days and 6 hours. Now you will say कि मैम एक ईयर में तो केवल 365 डेज होते हैं, केवल 365 डेज होते हैं, तो ये जो एडिशनल 6 आवर्स है इसका हम क्या करते हैं? इससे हम बनाते हैं लीप ईयर. लीप ईयर कैसे बनाते हैं अभी बताती हूं मैं आपको. वी कंसिडर अ ईयर एज कंसिस्टिंग ऑफ 365 डेज ओनली एंड वी इग्नोर द 6 आवर्स फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस. हम अपने कन्वीनियंस के लिए केवल 365 डेज को एक साल में गिनते हैं, इन 6 आवर्स को इग्नोर कर देते हैं. अब इग्नोर करेंगे यहां पर तो कहीं ना कहीं तो ऐड करना पड़ेगा ना. यूनिवर्स से इन 6 आवर्स को तो हटा नहीं सकते. ये 6 आवर्स स्पेंड तो हो ही रहे हैं ना रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में. सो हाउ डू वी एड अप दी 6 आवर्स? हाउ डू वी बैलेंस दो 6 आवर्स?
ठीक है, तो मान लो आज 2021 है, ठीक, 2021 के 6 आवर्स जो एक्स्ट्रा थे जिन्हें हमने इग्नोर कर दिया, ठीक है, 2022 के 6 आवर्स जिसे हमने इग्नोर कर दिया, 2023 के 6 आवर्स इग्नोर कर दिया, 2024 के 6 आवर्स जिसे हम इग्नोर नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि 2024 में आ जाएगा लीप ईयर, एंड लीप ईयर में आपको पता है होते हैं 366 डेज, ठीक है। आपको पता है हर साल फरवरी में केवल 28 डेज होते हैं, राइट, बट जब भी लीप ईयर होता है तब फरवरी में हम लोग 29 डेज मानते हैं। क्यों मानते हैं? 6 + 6 12 + 6 18 + 6 24 आवर्स कंप्लीट हो गए, मतलब हमें 1 डे मिल गया। आपको पता है 1 डे इक्वल्स टू 24 आवर्स, और अब ये जो एक एक्स्ट्रा दिन बना है 4 सालों के बाद, इसे हम ऐड कर देते हैं फरवरी के मंथ में, ठीक है। सो जनरली फरवरी हैज 28 days when we have 365 days in a year, but after every 4 years we consider a leap year which has 366 days. That means the additional day, which is the accumulation of all those ignored 6 hours, and they accumulate 1 day, adding to 366 days in a year, and February having 1 additional day in a calendar year. ओके तो ऐसे इग्नोर्ड 6 आवर्स को मिला के 4 साल तक मिलाते हैं और फिर एक दिन बनाते हैं और फिर लीप ईयर आ जाता है 4 साल के बाद। तो 2024 में एक लीप ईयर आएगा, फिर 2025 में हम लोग फिर 6 आवर्स को इग्नोर कर देंगे, 2026 में फिर इग्नोर कर देंगे, 2027 में फिर इग्नोर कर देंगे, फिर 2028 में आ जाएगा फिर से लीप ईयर, जिसमें सारे इग्नोर्ड 6 आवर्स का अक्यूमुलेशन होगा, ठीक है, सारे इग्नोर्ड 6 आवर्स का अक्यूमुलेशन होगा। ओके सो 6 आवर्स सेव्ड एवरी ईयर। बहुत सारी इंक हो गई है ना, रुको मैं थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ। ऑलराइट, 6 hours saved every year are added to make 1 day, that is 24 hours, over a span of 4 years. 4 साल तक हम लोग 6 hours का accumulation करते हैं। This surplus day is added to the month of February. Thus, every 4th year, February is of 29 days instead of 28 days. Such a year is have 366 days. Such a year with 366 days is called a leap year. और किसी भी साल में अगर 366 डेज होते हैं तो उसे हम लीप ईयर कहते हैं, ठीक है। और लीप ईयर हमेशा 4 सालों के बाद आता है, एवरी 4 years। तो अगर 2020 में लीप ईयर था तो अब नेक्स्ट आएगा लीप ईयर 2024 में, फिर आएगा 2028 में। एक और तरीका है जानने का कि कोई ईयर लीप ईयर है कि नहीं है, आप उस ईयर को 4 से डिवाइड कर दो। अगर आपका आंसर 0 आए दैट मीन्स इट इज अ लीप ईयर, और अगर आपका आंसर 0 ना आए दैट मीन्स इट इज नॉट अ लीप ईयर। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक 2022। बताओ 2022 लीप ईयर है कि नहीं है। टेल मी वेदर 2022 इज अ लीप ईयर और नॉट। व्हाट यू हैव टू डू इज 2022 को 4 से डिवाइड करो। 4 5 20, 0, और यहां तो रिमाइंडर बच रहा है कुछ, 2 रिमाइंडर आएगा, 0 तो आ ही नहीं रहा आंसर। दैट मीन्स 2022 इज नॉट अ लीप ईयर, इट ओनली हैज 365 डेज। ओके तो ऐसे बनता है लीप ईयर, और ऐसे इग्नोर्ड 6 आवर्स को अक्यूमुलेट करते करते हम एक दिन बनाते हैं और उसे फरवरी के मंथ में ऐड कर देते हैं, ठीक है। इग्नोर करके उसको भूल नहीं जाते, उसे अक्यूमुलेट करके आगे जाके एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेवोल्यूशन और हो गया रोटेशन, ठीक। रोटेशन इक्वल्स टू 24 आवर्स एंड रेवोल्यूशन इक्वल्स टू 365 प्लस
6 hours. 365 days plus 6 hours. Okay? इसी रोटेशन और रेवोल्यूशन की थ्योरी से एक फैक्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एंशिएंट कल्चर, इंडियन एंशिएंट कल्चर से जुड़ा हुआ, और वो है आर्यभट्ट के बारे में. द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट had stated that the earth is round and it rotates on its own axis. हमारे भारत के एक एस्ट्रोनॉमर थे, एक्चुअल में ये मैथमेटिशियन भी थे. आर्यभट्ट 1 भी कहा जाता था इन्हें. ठीक है, आर्यभट्ट 1 मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोनॉमर थे, जिन्होंने ये बताया था, he had stated that the earth is round, कि अर्थ गोल है. अपनी स्टडीज के मुताबिक उन्होंने ये सोचा, वो कभी स्पेस में नहीं गए थे, पर उन्होंने अपनी स्टडीज की हेल्प से ये रिसर्च करी कि अर्थ इज राउंड एंड इट रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस. खुद की एक्सिस में अर्थ घूमता है. सोचो, उस एज पे, ही वाज बोर्न ड्यूरिंग 5th century AD, गुप्ता पीरियड के टाइम पे ये पैदा हुए थे, और उन्हीं के एरा में ये बहुत फ्लरिश भी हुए, इनके काम फ्लरिश हुए 5th century 6th century AD के आसपास. और उस टाइम पर जब किसी को नहीं पता था शायद ही कि अर्थ गोल भी हो सकता है, सबको तो लैंड लगती थी, एक फ्लैट लैंड लगती थी, तो सबको लगता था अर्थ फ्लैट होगा, राइट. उस टाइम पर इन्होंने एज अ एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन ये बताया कि अर्थ पहली बात तो गोल है, दूसरी बात अपनी एक्सिस पे खुद घूमता है, गोल गोल अपनी एक्सिस पे घूमता है. ये उन्होंने हमें उस टाइम पे बताया था. ठीक है, ऑल राइट. तो अभी तक के पूरे थ्योरेटिकल जर्नी से आपको ये समझ में आ गया कि अर्थ जो है वो सन के चारों ओर घूमता है और एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है. ठीक है, इलिप्टिकल, सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है, इलिप्टिकल ऑर्बिट है. प्लीज इस चीज को याद रखना. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग सर्कुलर और इलिप्टिकल. इलिप्टिकल थोड़ी सी एक्सटेंडेड होती है, सर्कुलर ऐसे होती है, इलिप्टिकल ऐसे होती है. ठीक है, एक ओवल शेप में होना इलिप्टिकल कहलाएगा और एक राउंड शेप में होना सर्कुलर कहलाएगा. तो ये हो गया सर्कुलर. पर अर्थ जिस ऑर्बिट में घूमता है सन के चारों ओर, वो होती है इलिप्टिकल ऑर्बिट. ठीक है, थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन. मैंने आपको वीडियोज में भी दिखाया, अर्थ ऐसे ही इंक्लाइंड है और गोल गोल घूमे जा रहा है. ठीक है, a year is usually divided into summer, winter, spring and autumn season, and seasons change due to the change in the position of the earth around the sun. हमने रोटेशन पढ़ा, जिससे हमें यह पता चला कि 24 आवर्स में रोटेशन कंप्लीट हो जाता है और इन 24 आवर्स में कुछ पार्ट में डे होता है, कुछ पार्ट में नाइट होती है. अगेन, अब उन पार्ट में नाइट आएगी, फिर दूसरे पार्ट में डे होगा. ये हमने पढ़ा. इससे ये क्लियर हो जाता है दैट विद द हेल्प ऑफ रोटेशन डे एंड नाइट इज पॉसिबल. दिन और रात होती है रोटेशन की वजह से, क्योंकि अर्थ अपनी एक्सिस पे गोल गोल घूमता है फटाफट, 24 घंटे के अंदर फटाफट घूमता है. इसलिए जिस पार्ट ऑफ द अर्थ को रोशनी मिलती है वहां दिन हो जाता है, डे टाइम, और जहां रोशनी नहीं पहुंचती वहां नाइट टाइम हो जाता है. कुछ ऐसे पोर्शन भी होते हैं जहां बहुत ही कम लाइट पड़ रही होती है, वेरी लाइट, ओके, वेरी फेडेड लाइट पड़ रही होती है, तो वहां पर इवनिंग चल रही होती है, या फिर डॉन का पीरियड होता है, सुबह 4 बजे 5 बजे के आसपास का, जब बहुत कम रोशनी होती है. ठीक है, तो ये रोटेशन की वजह से हो पाता है, नाइट एंड डे. फिर रेवोल्यूशन की वजह से क्या होता है? रेवोल्यूशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि रेवोल्यूशन की वजह से आते हैं सीजन्स. जब अर्थ सन के बहुत पास होता है तो किसी पोर्शन में समर्स आते होंगे, और जो पोर्शन सन से बहुत दूर है वहां आते होंगे विंटर्स. ऐसे ही अर्थ की जब पोजीशन बदल के यहां आ जाती होगी तो इस पोर्शन में आ जाते होंगे समर्स और इस पोर्शन में आ जाते होंगे विंटर्स. डे एंड नाइट चलता रहता है क्योंकि अपनी एक्सिस पे भी घूम रहा है. डे एंड नाइट तो हर जगह आता रहता है, लेकिन समर्स एंड विंटर्स कुछ कुछ पीरियड में ही आते हैं. ठीक है, सीजन्स जो हैं वो कुछ कुछ पीरियड में ही आते हैं.
अगर अभी हमारे यहाँ समर्स चल रहा है तो अर्थ के किसी और पोर्शन पे विंटर्स चल रहे होंगे। इंडिया में जैसे अभी विंटर्स चल रहे हैं तो किसी और टाइम पीरियड में किसी के यहाँ समर्स चल रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि रेवोल्यूशन की वजह से अर्थ की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सन बदलती रहती है, ठीक है। ये मैं आपको वीडियो से एक बार फिर से क्लियर करती हूं। इस वीडियो में समझो, यहाँ पे मोशन तो काफी फास्ट हो रहा है, रेवोल्यूशन इतनी जल्दी कंप्लीट नहीं होता है ना, 365 डेज लगते हैं, 365 और 6 आवर्स लगता है रेवोल्यूशन को कंप्लीट होने में। तो यहाँ देखो अर्थ रोटेट भी कर रहा है और रिवॉल्व भी कर रहा है। एवरी डे रोटेशन से डे एंड नाइट कंप्लीट होता है हर रीजन में। दैट मीन्स दुनिया की हर कंट्री डे और नाइट टाइम एक्सपीरियंस कर पाती है, ठीक है। हाँ, कुछ टाइम ऐसे होते हैं जब नॉर्थ पोल दैट मीन्स आर्कटिक सर्कल के पास और साउथ पोल दैट मीन्स अंटार्कटिक सर्कल के पास कंप्लीटली डे या कंप्लीट नाइट होती है। दैट मीन्स या तो सारा दिन सूरज की रोशनी आती रहेगी या तो बिल्कुल भी सूरज की रोशनी नहीं आएगी, ठीक है, थोड़ी डिम डिम लाइट रहती है या अंधेरा रहता है। बट अदरवाइज बाकी सारी कंट्रीज में डे एंड नाइट एक्सपीरियंस किया जाता है। पर ये जो रेवोल्यूशन हो रहा है इसकी वजह से क्या होता है, द अर्थ स्टेज नियर द सन। अर्थ का कोई एक रीजन सन के काफी पास में रहता है, तो जो रीजन पास में रहेगा उसके समर्स चलेंगे, जो रीजन थोड़ा दूर होगा उनके विंटर्स चलेंगे, ठीक है। इस तरीके से समझो कि जो रोटेशन है जो अपनी एक्सिस पे गोल गोल घूमता है उससे डे एंड नाइट एक्सपीरियंस कर सकते हैं। पर जो रेवोल्यूशन है जो कि एक स्लो मोशन है ना, थोड़ा स्लो मोशन है, रोटेशन तो 24 आवर्स में कंप्लीट हो जाता है, पर रेवोल्यूशन एक स्लो मोशन है बिकॉज इट टेक्स नियरली 365 डेज एंड 6 आवर्स टू कंप्लीट, राइट। तो रेवोल्यूशन जो कि एक स्लो मोशन है, इससे फायदा ये मिल जाता है कि कोई एक पर्टिकुलर रीजन ऑफ द अर्थ सन की वार्मथ को काफी टाइम तक रिसीव कर पाता है और फिर वहां समर सीजन आता है। जैसे ही वो रीजन सन की रीच से दूर होने लगता है वार्मथ कम हो जाती है और वहां पे सीजन चेंज होकर ऑटम, स्प्रिंग या विंटर बनता है, ठीक है। So I hope it is clear that seasons change due to the change in the position of the earth around the sun. अर्थ की जो भी पोजीशन अराउंड द सन होती है उसी के बेसिस पे सीजन्स डिटरमाइन होते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स रीड अबाउट रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड सीजन्स विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम आल्सो, ठीक है। मान लो ये सन है, ठीक है, और ये एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में अर्थ घूमता है और यहां से हम शुरू करते हैं, 21 जून से हम शुरू करते हैं, ठीक है। जून आएगा, सितंबर आएगा, दिसंबर आएगा और फिर मार्च आएगा। So till now, whatever geography we have learned, हमने इतना सीखा है that the earth revolve around the sun. The earth revolve around the sun. ये तो हो गया फैक्ट नंबर 1। सेकेंड फैक्ट हमने ये सीखा है that for our study and convenience, we have divided earth in northern hemisphere and southern hemisphere. और हमने ऐसा डिवीजन क्यों किया? Because while we were studying the climate, weather, conditions, position of earth with respect to sun, we saw various differences between the northern hemisphere and southern hemisphere. Okay? That means जब northern hemisphere में बहुत ज़्यादा गर्मी समर्स का टाइम चल रहा था तब southern hemisphere में विंटर चल रहे थे। जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंटर चल रहे थे तब सदर्न हेमिस्फेयर में समर चल रहे थे। इतने बड़े डिफरेंसेस की वजह से और अर्थ की पोजीशनिंग बहुत ज्यादा वैरी करने की वजह से वी डिवाइडेड द अर्थ इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर, और ये हो गया आपका फैक्ट नंबर 2। ओके, इस फैक्ट से हमें ये समझ में आता है दैट व्हाइल द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, हमें इतना पता है दैट देयर इज अ टिल्ट। अर्थ एक इंक्लिनेशन पे घूमता है, द एक्सिस इज इंक्लिनेटेड, राइट। एक इंक्लिनेशन पे अर्थ घूमता है। इस इंक्लिनेशन और इस टिल्ट की वजह से बच्चों क्या होता है कि जो सन की रेज हैं
वो केवल एक पार्ट ऑफ द अर्थ पे पड़ती है और एक पार्ट पे नहीं पड़ रही होती। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि वहां पे कोई सनलाइट ही नहीं जाती, नो जाती है, बट बहुत ज्यादा वार्मथ नहीं दे पाती, केवल डे एंड नाइट का चेंज ला पाती है, क्योंकि अर्थ रोटेट भी कर रहा है ना। पर अभी रोटेशन को भूल जाते हैं, अभी केवल रेवोल्यूशन पे ध्यान देते हैं। सो वाइल द अर्थ इज revolving around the sun, one part of the earth is receiving the maximum warmth, maximum, ओके। तो 21 जून वो डेट है जब सन की रोशनी एकदम वर्टिकल, एकदम डायरेक्ट पड़ रही होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। हमने पढ़ा था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक वो लाइन है जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वो लाइन है जो सदर्न हेमिस्फेयर में होती है। भूल गए हो कोई बात नहीं, पुराने चैप्टर्स में जाके आप रिवाइज कर सकते हो। अर्थ इक्वेटर की लाइन से डिवाइडेड है इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एक इमेजिनरी लाइन जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और सदर्न हेमिस्फेयर में एक इमेजिनरी लाइन जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, राइट, ओके। तो 21 जून वो डेट है जब सनलाइट डायरेक्टली हिट करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, और ये वो दिन है जब डे मैक्सिमम होता है, नाइट मिनिमम होती है। डे आवर्स मैक्सिमम होते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और नाइट आवर्स मिनिमम होते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। आप खुद भी देख सकते हो इस इमेज में कि सन की रे डायरेक्टली जा रही है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, और ये वाला पोर्शन ज्यादा वार्मथ रिसीव कर रहा है सन से, एंड बिकॉज ऑफ दिस द सदर्न हेमिस्फेयर इज रिसीविंग वेरी लेस वार्मथ फ्रॉम द सन, राइट, इट इज नॉट टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, ओके। तो इस टाइम पर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर्स चल रहे होते हैं और सदर्न हेमिस्फेयर में विंटर्स चल रहे होते हैं, क्योंकि सदर्न हेमिस्फेयर की जो रीच है सन से वो दूर होती है, वेराज जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की रीच है वो बहुत पास में होती है सन के। ठीक, ये हो गया आपका 21 जून। I'll just remove the ink. अब आ जाते हैं 23 सितंबर पे, जिसको हम कहते हैं स्प्रिंग इक्विनॉक्स। ये ऑटम का पीरियड है और इसमें आप देख रहे हो कि सन की लाइट पूरे अर्थ पे लगभग पूरे अर्थ पे इक्वली पड़ रही है, इसीलिए हम इसको इक्विनॉक्स कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सन की रेज डायरेक्टली पूरे अर्थ पे इक्वली जा रही हैं, किसी एक जगह पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, इसलिए हम इसको इक्विनॉक्स कहते हैं। फिर एक टाइम पीरियड आता है 22 दिसंबर का। अब यहाँ पे पोजीशन बिल्कुल बदल जाएगी 21 जून के कंपैरिजन में। 21 जून में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के पोर्शन पे ज्यादा सनलाइट थी और सदर्न हेमिस्फेयर में कम थी। यहाँ पे सदर्न हेमिस्फेयर में ज्यादा है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कम है। दैट इज वाई इस टाइम पीरियड में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंटर चल रहे होते हैं और सदर्न हेमिस्फेयर में समर्स चल रहे होते हैं। ठीक है, 22 दिसंबर के बाद आता है नेक्स्ट ईयर मार्च का टाइम। मार्च बिल्कुल सितंबर से मिलता जुलता है, बट सीजन बदल चुका है। इस टाइम पर स्प्रिंग इक्विनॉक्स था, सॉरी इस टाइम पे ऑटम इक्विनॉक्स था और यहां पर स्प्रिंग इक्विनॉक्स होगा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। ठीक, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में स्प्रिंग इक्विनॉक्स चल रहा होगा और सदर्न हेमिस्फेयर में ऑटम इक्विनॉक्स चल रहा होगा। ओके, तो यहां पे भी पूरे अर्थ को लगभग इक्वल सनलाइट एंड वार्मथ मिल रही है, इसलिए ये इक्विनॉक्स का टाइम पीरियड है। सो मेजर डिफरेंसेस होते हैं हमेशा समर सॉल्स्टिस और विंटर सॉल्स्टिस में, क्योंकि जब समर सॉल्स्टिस का टाइम आता है तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में डे आवर मैक्सिमम होता है और नाइट आवर मिनिमम होता है। एग्जैक्टली सेम डेट पे सदर्न हेमिस्फेयर में डे आवर
मिनिमम होगा और नाइट आवर मैक्सिमम होगा, ठीक। और अगर हम 22 दिसंबर दैट मीन्स विंटर सॉल्स्टिस की बात करें, विंटर सॉल्स्टिस की बात करें तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में डे आवर मिनिमम होगा, नाइट आवर मैक्सिमम होगा। सेम डेट पे 22 दिसंबर को सदर्न हेमिस्फेयर में डे आवर मैक्सिमम होगा, नाइट आवर मिनिमम होगा। कुछ भी कह सकते हो, इट्स अ वाइसी वर्सा कंडीशन। आपको मेन कॉन्सेंट्रेट इस बात पे करना है कि कौन सा हेमिस्फेयर ज्यादा सनलाइट रिसीव कर रहा है या कौन से हेमिस्फेयर का ज्यादा रीजन सन के कांटेक्ट में है, ठीक है। तो जो भी सबसे ज्यादा सन के कांटेक्ट में होगा वहां पर समर चल रहे होंगे, जो थोड़ा दूर होगा वहां पे विंटर चल रहे होंगे। यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर सन के ज्यादा करीब है इसलिए यहाँ समर्स चल रहे हैं, सदर्न हेमिस्फेयर सन से थोड़ा दूर है इसलिए यहाँ विंटर चल रहे हैं। सो बेसिकली आप कह सकते हो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर बिल्कुल ऑपोजिट चलते हैं, बिल्कुल ऑपोजिट। जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंटर होती है तब सदर्न हेमिस्फेयर में समर्स, जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर्स होती है तब सदर्न हेमिस्फेयर में विंटर, ठीक है। कमाल की बात यह भी है कि 25 दिसंबर क्रिसमस का टाइम पीरियड, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की सारी कंट्रीज में विंटर चल रहा होता है और ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री है कि क्रिसमस मनाती है वो समर्स में, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में 25 दिसंबर को विंटर्स होते हैं। और मैंने अभी बताया कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर बिल्कुल ऑपोजिट है। तो अगर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंटर चल रहे होंगे 25 दिसंबर को तो सदर्न हेमिस्फेयर में क्या चल रहा होगा, समर्स, ठीक है। कितनी अजीब बात है ये कि वो लोग समर्स में क्रिसमस मना रहे, बट दिस इज द फैक्ट, ठीक है, दैट नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर बिल्कुल ऑपोजिट तरीके से रिएक्ट करते हैं क्लाइमेट एंड कंडीशंस को, क्योंकि उनकी पोजिशनिंग विद रिगार्ड टू द सन एंड द हीट रिसीव्ड फ्रॉम द सन वो काफी डिफरेंट होती है। ऑलराइट, आई होप यहां से आपको थोड़ा क्लैरिफिकेशन आया होगा रिगार्डिंग द रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ एंड द सीजन्स व्हिच चेंज। तो फिगर देखने के बाद इसका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इन द फिगर वी सॉ दैट ऑन 21st June द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। मैंने आपको बताया अभी कि कैसे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर सन की तरफ टिल्टेड है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक लैटिट्यूड है 23.5 डिग्री पे, और 23.5 डिग्री साउथ पे एक और लैटिट्यूड होता है जिसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसका बाद में एक्सप्लेनेशन और रेफरेंस देखेंगे। ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये वो लैटिट्यूड है जब 21 जून को सन की रे डायरेक्टली इस पे पड़ती है, ठीक है। द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एज अ रिजल्ट these areas receive more heat, और जब बहुत excessive heat over an elongated period of time किसी भी रीजन पे elongated period of time के लिए अगर हीट पड़ेगी तो ऑब्वियसली वहां पे एक ऐसा सीजन आ जाएगा जिसमें बहुत गर्मी होती है, that is summers. The areas near the poles receive less heat as the rays of the sun are slanting. पोल्स के पास सन की रे स्लैंट होगी और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन रे डायरेक्ट होगी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन रे डायरेक्ट है, पोल्स पे सन रे स्लैंटिंग है। The North Pole is inclined towards the sun and the places beyond the Arctic Circle experience continuous daylight for about 6 months. North Pole सन की तरफ इंक्लाइंड है इस पीरियड में, दैट इज वाई आर्कटिक पोर्शन के बियॉन्ड जितना भी रीजन है, आर्कटिक पोर्शन के बियॉन्ड जितना भी रीजन है वहां पे 6 महीने के लिए डे लाइट रहती है, ठीक है, क्योंकि इलोंगेटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए कुछ 6 महीने के लिए नॉर्थ पोल सन के कांटेक्ट में रहता है, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं बट एक फेस ऑफ कांटेक्ट में रहता है। इसलिए the region beyond the Arctic Circle experiences daylight
for about 6 months. Now, since a large portion of the northern hemisphere is getting light from the sun, it is summer in the region north of the equator. Equator के ऊपर के पूरे region पे, that means in the northern hemisphere, summers चल रहे होते हैं. The longest day and the shortest night at these places occur on 21st June. ठीक, 21st जून एक ऐसा डे है जब सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है, क्योंकि सनसेट बहुत देर में होता है. ठीक है, क्योंकि इस दिन डायरेक्ट सन रे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ रही होती है, इसलिए सनसेट हमें बहुत देर में देखने को मिलता है. एंड दैट इज व्हाई द डे इज लॉन्ग एंड नाइट इज शॉर्ट. वहीं पे southern hemisphere acting very opposite to its nature to northern hemisphere. At this time in the southern hemisphere all these conditions are reversed. हमेशा याद रखना, northern hemisphere और southern hemisphere, because of the revolution of the earth, northern hemisphere और southern hemisphere हमेशा opposite conditions में होते हैं. जब north में winter होंगे तब south में summer, जब north में summer होंगे तब south में winter. ठीक है, तो जब हमारे यहाँ समर सॉल्स्टिस का टाइम पीरियड चल रहा है 21 जून, एक वो डेट जब सनसेट बहुत देर में हो रहा है और हमारे यहाँ समर्स चल रहे हैं, एक लॉन्गेस्ट डे देखने को मिल रहा है, एग्जैक्टली उसी टाइम पीरियड में सदर्न हेमिस्फेयर में विंटर सीजन होगा. इट इज विंटर सीजन हियर, नाइट्स आर लॉन्गर दैन द डेज. दिन छोटे होंगे, रात बड़ी होगी सदर्न हेमिस्फेयर में. ठीक, दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ, ऐसी पोजिशन जो है ना अर्थ की, जब सन रे इज फॉलिंग डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इज एक्सपीरियंसिंग द समर सीजन, whereas the southern hemisphere which is very far from the contact of the sun, ये जो southern hemisphere है ये sun के contact से काफी दूर है, ये वाला region winters experience कर रहा होगा और यहाँ पे दिन छोटे और रात लंबी हो रही होगी. So this position is called the summer solstice. क्या बोलते हैं? Summer solstice. और जैसा कि हमने डायग्राम में भी देखा था कि समर सॉल्स्टिस पूरा होने के बाद आता है इक्विनॉक्स और फिर अर्थ की एक इंपॉर्टेंट पोजीशन आती है 22 दिसंबर को, जब द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव्स डायरेक्ट रेज ऑफ द सन एज द साउथ पोल टिल्ट्स टुवर्ड इट. ठीक है, समर सॉल्स्टिस के टाइम पे मैं नदर्न हेमिस्फेयर के रिस्पेक्ट में बात कर रही हूँ. नदर्न हेमिस्फेयर के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो 21 जून को ये पोजीशन होती है अर्थ की, है ना, ये सन है. ये हो गई 21 जून की पोजीशन जब नॉर्थ पोल इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन एंड द सन रे फॉल्स डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. पर 22 दिसंबर को पोजीशन कुछ ऐसी होती है, when the south pole faces towards the sun and the sun ray falls directly on the tropic of Capricorn. ठीक है, as the sun's rays fall vertically at the tropic of Capricorn, that is 23.5 degrees south, a larger portion of the southern hemisphere gets light. southern hemisphere का जो larger portion है उसे बहुत elongated time तक लाइट मिलती रहती है. Therefore, it is summers in the southern hemisphere with longer days and shorter nights. Okay? The reverse happens in the northern hemisphere. Exactly इसी टाइम पे 22 दिसंबर को इसी टाइम पे जब southern hemisphere में summers आ चुके हैं, जब southern hemisphere में summers आ चुके हैं, वहीं north hemisphere which is very far away from the contact of the sun, दो रोटेशन की वजह से यहाँ पे डे लाइट तो आती है पर इलोंगेटेड टाइम पीरियड तक वो हीट नहीं रहती, इसलिए यहाँ पर विंटर्स चल रहे होते हैं. ठीक है, और मैंने पहले भी बताया है नॉर्थ हेमिस्फेयर साउथ हेमिस्फेयर बिल्कुल ऑपोजिट सीजन्स एक्सपीरियंस करते हैं थ्रू आउट द ईयर. तो जब नॉर्थ हेमिस्फेयर में समर्स था तब सदर्न हेमिस्फेयर में विंटर था, और अब जब साउथ हेमिस्फेयर में समर्स हैं तब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में winters हैं. Okay, so the reverse happens in the northern hemisphere during this period of time
एंड दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द विंटर सॉल्स्टिस. ठीक है, इसी को हम कहते हैं विंटर सॉल्स्टिस, जब sun ray falls directly on the Tropic of Capricorn. This is the winter solstice. Do you know that Christmas is celebrated in Australia in the summer season? Funny, right? But this is the fact, because Christmas is celebrated on 25th December और December के time में Southern Hemisphere में summers चल रहे होते हैं. That is why by default 25 दिसंबर जब पूरी दुनिया क्रिसमस मनाती है, ऑस्ट्रेलिया भी क्रिसमस मनाती है, पर मेजर कंट्रीज में विंटर्स होते हैं और ऑस्ट्रेलिया में समर्स चल रहे होते हैं. ठीक है, तो ये था आपका समर सॉल्स्टिस एंड विंटर सॉल्स्टिस. ओके, ऑल राइट. अब इस सॉल्स्टिस के बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और वो होता है इक्विनॉक्स का कॉन्सेप्ट. ठीक है, सॉल्स्टिस वो टाइम पीरियड है जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्टली सन रे पड़ रही होती है. करेक्ट. पर इक्विनॉक्स वो टाइम है जब ना कैंसर ना कैप्रिकॉर्न बल्कि इक्वेटर पे डायरेक्ट सन रे पड़ रही होती है. हम लोगों ने डायग्राम में भी देखा था और अब हम इसी चीज को थ्योरी में पढ़ रहे हैं. तो 21 मार्च और 23 सितंबर ऐसी डेट्स हैं, और ये डेट्स हमें किसने बताई हैं? ऑफ कोर्स रिसर्चर्स ने, एस्ट्रोनॉट्स ने, जिन्होंने स्टडी करा अर्थ की पोजिशनिंग को, जिन्होंने स्टडी करा अर्थ के रेवोल्यूशन को और टाइम पीरियड को रिकॉर्ड किया कि ऐसा कौन सा टाइम पीरियड है ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन जब अर्थ की पोजिशन ऐसी थी with respect to sun that the sun ray was falling directly on the equator. Okay, so 21st March and 23rd September, these are the two dates when sun ray fall directly on the equator. So 21st March and 23rd September, direct rays of the sun fall on the equator, and at this position neither of the poles is tilted towards the sun. हमने डायग्राम में भी देखा था, फिर से देख लेते हैं अभी, कि पोल्स की कोई कांटेक्ट नहीं है सन से डायरेक्ट कोई कांटेक्ट नहीं है. ठीक है, फेस तो करता ही रहता है सन इतना बड़ा है, ऑफ कोर्स वो हमेशा अर्थ को फेस करेगा, बट कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता किसी भी पोल का. सो होल अर्थ एक्सपीरियंसेस इक्वल डे एंड नाइट. ना कोई लॉन्गेस्ट डे ना कोई लॉन्गेस्ट नाइट, नथिंग लाइक दैट. ना कोई शॉर्टेस्ट डे ना कोई शॉर्टेस्ट नाइट, नथिंग लाइक दैट. Equal day and equal night in both the hemispheres. Both the hemispheres experience equal day and night on 21st March and 23rd September, और इसे ही हम कहते हैं equinox. ठीक है, ये हो गया आपका एक और कॉन्सेप्ट with respect to the revolution of the earth. ठीक, where the sun ray falls directly on the equator, and that is why whole earth, the northern hemisphere, the southern hemisphere, all the regions of the earth experience equal day and equal night. All right? पर equinox तो समझ लिया, ये भी जानो कि दो equinox की डेट्स हैं. एक है 23rd सितंबर और एक है 21st मार्च. That is why हम इन दो डेट्स को इनके सीजन के नाम से नेम करते हैं. ठीक है, on 23rd September, it is autumn season in the northern hemisphere and spring season in the southern hemisphere. आपको पता है that northern hemisphere and southern hemisphere में हमेशा opposite season चल रहे होते हैं. तो जब northern hemisphere में spring है, जब northern hemisphere में autumn है, तब southern hemisphere में spring चल रहा होता है. ठीक, opposite is the case on 21st March, जो दूसरी equinox की डेट है. दो डेट्स क्यों है मैं बताती हूँ अभी. ऑलराइट, तो दूसरी इक्विनॉक्स की डेट क्या है? 21st मार्च, एंड इट इज स्प्रिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ऑटम इन द सदर्न हेमिस्फेयर. Thus, you find that there are days and nights and changes in the season because of the rotation and revolution of the earth respectively. Okay? इसीलिए दिन और रात बदलता है रोटेशन की वजह से और सीजन बदलते हैं रेवोल्यूशन की वजह से. ठीक है, क्योंकि अर्थ का एक बहुत बड़ा रीजन बहुत टाइम तक हीट कंज्यूम करता है, इसलिए वहां समर्स हो जाते हैं. अर्थ का बहुत बड़ा रीजन बहुत टाइम तक बहुत कम हीट अब्सॉर्ब कर पाता है, वेरी लेस हीट, इसलिए वहां पे
विंटर्स हो जाते हैं। अब आप कहोगे कि रोटेशन से सीजन चेंज क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि बच्चों रोटेशन ना 24 आवर्स के अंदर खत्म हो जाता है। 24 आवर्स के अंदर आपका पूरा रोटेशन, एक पूरा स्पिन खत्म हो रहा है। किसी भी रीजन को समर्स या विंटर्स एक्सपीरियंस करने का टाइम ही नहीं मिल पाता, है ना। 2 घंटे के समर्स थोड़ी ना होंगे, 2 घंटे का तो केवल दिन या रात हो सकती है, राइट। 6 घंटे की दिन या रात हो सकती है। बट सीजन, समर्स या विंटर्स, ये एक लॉन्ग पीरियड, एक इलोंगेटेड पीरियड तक चलने वाला फिनोमेना है। एंड फॉर दैट रेवोल्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि रेवोल्यूशन बहुत स्लोली होता है। अर्थ सन के चारों ओर बहुत स्लोली मूव कर रहा होता है ना, तभी तो वो 365 डेज ले रहा है। 365 डेज प्लस 6 आवर्स, वो इतना टाइम ले रहा होता है। दैट इज वाई कोई एक रीजन पे बहुत ही इलोंगेटेड टाइम पीरियड के लिए हीट पड़ती रहती है और वहां समझ रहते हैं। कहीं और जहां हीट नहीं मिल पा रही है वहां विंटर्स हो जाते हैं। एंड देन ये पोजीशन बदलती भी है, राइट। कोई एक रीजन ऐसा होगा जहां समर्स चल रहे होंगे पर धीरे धीरे विंटर्स आ जाएंगे। इंडिया का केस ले लो, इनफैक्ट सारी ही कंट्रीज ऐसी हैं जो धीरे धीरे अपना सीजन बदलती हैं, क्योंकि अर्थ की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सन, हमेशा याद रखना है इस चीज को, अर्थ की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सन चेंज हो रही होती है। दैट इज वाई सीजन्स चेंज। ओके, नाउ बात आ जाती है कि 2 इक्विनॉक्स की डेट क्यों है। ये मैं आपको फिर से उस डायग्राम की हेल्प से बताती हूँ। इस डायग्राम में हम लोगों ने क्या देखा था? इस डायग्राम में हम लोगों ने देखा था कि अर्थ 2 बार ऐसी पोजीशन में आ रहा है जहां सन डायरेक्टली इक्वेटर को हिट कर रहा है, इक्वेटर को, है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे केवल एक बार डायरेक्ट हीट पड़ती है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे केवल एक बार डायरेक्ट हीट पड़ती है। पर इक्वेटर पे 2 बार हीट पड़ रही है। 2 बार ऐसा हो रहा है that the equator is receiving direct sun ray, and that is why we have 2 equinoxes, because there are 2 such conditions, 2 such months and 2 such dates when the equator is getting hit directly by the sun ray. Okay, जब 2 बार ऐसा हो रहा है तो 2 equinoxes, right? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साथ अगर 2 बार हो रहा होता तो 2 बार समर सॉल्स्टिस आता। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के साथ अगर ऐसा हो रहा होता तो 2 बार विंटर सॉल्स्टिस आता। लेकिन कैंसर और कैप्रिकॉर्न पे केवल एक बार ऐसा हो रहा है कि डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है, ठीक है। कांटेक्ट में तो सन हमेशा रहता है, पर क्या डायरेक्टली हिट कर रही है कि नहीं कर रही है, ये सबसे बड़ा मैटर है, ठीक। इक्वेटर को 2 बार डायरेक्टली सनरे हिट करती हैं, इसलिए वी हैव 2 equinoxes and we name them according to the season in the respective hemisphere. अगर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की बात करें तो वहां स्प्रिंग चल रहा है या ऑटम चल रहा है, उस पर डिपेंड करेगा। अगर हम सदर्न हेमिस्फेयर की बात करें तो वहां स्प्रिंग चल रहा है, ऑटम चल रहा है, उस पर डिपेंड करेगा। दैट मीन्स अगर मार्च के महीने की बात लें, मार्च के महीने में जब नॉर्थ हेमिस्फेयर में स्प्रिंग चलता है पर सदर्न हेमिस्फेयर में ऑटम चल रहा होता है, तो हम नॉर्थ हेमिस्फेयर में उसे स्प्रिंग इक्विनॉक्स कहते हैं और सदर्न हेमिस्फेयर में हम उसे ऑटम इक्विनॉक्स कहते हैं। वाइसी वर्सा फॉर 23 सितंबर, ठीक है। तो ये हो गया आपका इक्विनॉक्स। ऑल राइट, सो नाउ एट द एंड ऑफ द चैप्टर लेट्स रिकॉल द चैप्टर विद द हेल्प ऑफ सम एक्सरसाइजेस, क्योंकि रिविजन नहीं करा पूरा चैप्टर भूल जाएंगे। देयर विल बी नो लर्निंग and then there will be no benefit at all, इतना सब कुछ समझने के बाद। okay, don't worry, everything is very easy, everything is from the chapter only. छोटी छोटी exercises होंगी, फटाफट solve हो जाएगा, ठीक है। all right, so the first question says answer the following questions. simple question answers हैं, ठीक। सब कुछ चैप्टर में पढ़ा है, but in case आपको लगे that you are not able to answer these or you do not know the answer to these questions, pause the video, go back to the chapter, revise, and then come back. Okay? Though I have provided the answer here, you can read these answers or you can make your answers from the chapter as well. Okay? जो भी आपको suitable लगे. Alright. So the first question is, what is the angle of inclination of the Earth's axis with its
ऑर्बिटल प्लेन, यहाँ पे अर्थ की एक्सिस का इंक्लिनेशन जो है, अर्थ की एक्सिस का जो इंक्लिनेशन है उसका एंगल पूछा जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्बिटल प्लेन. दैट मीन्स अर्थ की एक्सिस का जो टिल्ट है वो एंगल नहीं पूछा जा रहा, नहीं, पर जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्बिटल प्लेन है वो पूछा जा रहा है. सो द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस with its orbital plane is 66.5 degree. ठीक है, 66.5 degree is the angle of inclination of Earth's axis with its orbital plane. Okay, all right. B question says define rotation and revolution. Oh, come on, time and again. इतनी बार हम लोगों ने पढ़ा. It's a very easy question now. Rotation, movement of Earth on its own axis. Revolution, movement of Earth around the sun in a fixed path या फिर orbit, and it is known as revolution. Okay, movement of Earth on its own axis is known as rotation, whereas movement of the Earth around the sun in a fixed path or orbit is known as revolution. Okay, third question, what is a leap year? Leap year हमने पढ़ा था. Normally a year has 365 days, but a leap year has 366 days. So the year in which February, in the month of February, is of 29 days instead of 28 days is called a leap year. Thus a leap year is of 366 days instead of 365 days. और ऐसा क्यों होता है? हमने ये भी पढ़ा था. Because one revolution equals to 365 days plus 6 hours. So, एक whole number रखने के लिए we ignore these 6 hours and we keep accumulating these 6 hours for 4 years. हर 4 साल के बाद एक extra day बन जाता है हमारे पास and we add this extra day in the month of February. Okay, and that particular year in which we add one extra day to February is known as the leap year, and the entire year has 366 days in a leap year. All right? Okay. All right, now let's do the D part. What the D part says? Differentiate between the summer solstice and the winter solstice. एक बहुत ही simple rule summer solstice and winter solstice के लिए समझ लो कि जिस भी हेमिस्फेयर में summer solstice आएगा उस हेमिस्फेयर में longest day होगा और शॉर्टेस्ट नाइट होगी. ठीक, और अगर विंटर सॉल्स्टिस की बात करें तो जिस भी हेमिस्फेयर की बात हो रही होगी लॉन्गेस्ट नाइट होगी और शॉर्टेस्ट डे होगा. ठीक, आपको लॉन्ग डे, शॉर्ट डे या शॉर्ट नाइट, लॉन्ग नाइट याद रखना है. और फिर समर होगा तो लॉन्ग डे, विंटर होगा तो लॉन्ग नाइट. बस इस तरीके से याद रखो. और दोनों हेमिस्फेयर बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं, इस रूल को याद रखो. अपने आप समर सॉल्स्टिस, विंटर सॉल्स्टिस सॉल्व हो जाएगा. ओके, तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स जॉट डाउन करके रखे हैं. द डिफरेंशिएशन, ये बीच में लाइन है, ठीक है. दिस इज द डिफरेंशिएशन बिटवीन समर सॉल्स्टिस एंड विंटर सॉल्स्टिस. ओके, समर सॉल्स्टिस occurs when the north pole is tilted closest to the sun. यहां पर मैंने आंसर जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के रेफरेंस में फ्रेम किया है. ठीक है, क्योंकि हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में रहते हैं इसलिए मैंने नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के रेफरेंस में इस आंसर को फ्रेम किया है. ओके, तो अगर हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में रहते हैं दैट मीन्स जब समर सॉल्स्टिस होगा तो कुछ ऐसे होगा. ये सन है और जो नॉर्थ पोल है वो सन की तरफ थोड़ा सा टिल्टेड होगा. इट विल बी क्लोजेस्ट टू द सन. और ये डेट जनरली होती है 21 जून के आसपास, when the north pole is closest and tilted towards the sun. The summer solstice brings the longest day in the northern hemisphere as it is tilted towards the sun. ये सन की तरफ इतना ज्यादा टिल्टेड होता है, दैट इज वाई वी एक्सपीरियंस द लॉन्गेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. ओके, और यही वो टाइम है जब इस आर्कटिक रीजन को 6 महीने के लिए
सन देखना पड़ता है, सन सेट ही नहीं होता आर्कटिक रीजन में इस ड्यूरेशन में, ठीक। नाउ ड्यूरिंग द समर सॉल्स्टिस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, द सदर्न हेमिस्फेयर हैज द लॉन्गेस्ट नाइट। 21 जून को जब हम लोग लॉन्गेस्ट डे एक्सपीरियंस करते हैं और शॉर्टेस्ट नाइट एक्सपीरियंस करते हैं, वहीं ऑपोजिट हो रहा होता है सदर्न हेमिस्फेयर में, क्योंकि उनके यहाँ लॉन्गेस्ट नाइट चल रही होती है, तो उनके लिए विंटर सोल्स्टिस आया होता है, ठीक है। सन रेज फॉल डायरेक्टली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इस दिन 21 जून को जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इक्वेटर के ऊपर वाली लाइन, सन की रे डायरेक्टली उस पर फॉल कर रही होती है। द प्लेसेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंस कंटिन्यूअस डे लाइट फॉर अबाउट 6 months, ठीक। ये हमने चैप्टर में भी पढ़ा था और यहाँ पे आंसर भी फ्रेम कर दिया। ऑन द अदर हैंड, लेट्स टॉक अबाउट द विंटर सॉल्स्टिस। द winter solstice occurs when the north pole is tilted farthest from the sun, क्योंकि अगर ये सन है तो अर्थ की पोजीशन कुछ ऐसे होती है, दैट मीन्स साउथ फेस कर रहा होता है और नॉर्थ काफी दूर होता है, ठीक है। नॉर्थ पोल काफी दूर होता है सन से, और ये डेट होती है लगभग 22 दिसंबर की। विंटर सॉल्स्टिस ब्रिंग्स द लॉन्गेस्ट नाइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एज इट इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन। ये दिन जो होता है सबसे लंबी रात होती है, क्योंकि सन बहुत जल्दी सेट हो जाता है और अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सन बहुत जल्दी सेट हो जाता है और अंधेरा जल्दी आ जाता है, इसलिए हम लोग लॉन्गेस्ट नाइट एक्सपीरियंस करते हैं 22 दिसंबर को। उसी के ऑपोजिट सदर्न हेमिस्फेयर में क्या रहा होगा, उनके यहाँ लॉन्गेस्ट डे होगा और शॉर्ट नाइट होगी, शॉर्टेस्ट नाइट होगी पर लॉन्गेस्ट डे होगा। क्यों? तब हम लोग ये समझ सकते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जब विंटर सॉल्स्टिस चल रहा है तो सदर्न हेमिस्फेयर में समर सॉल्स्टिस चल रहा होगा, राइट। बिल्कुल ऑपोजिट। सन रेज डायरेक्टली फॉल ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये जो कैप्रिकॉर्न की लाइन है। समर सॉल्स्टिस दैट मीन्स 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन की रे डायरेक्टली पड़ रही होती है, पर 22 दिसंबर को सन की रे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्टली पड़ रही होती है। द प्लेसेस बियॉन्ड द अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक ये जो साउथ पोल के पास वाला है, दे एक्सपीरियंस कंटिन्यूअस डे लाइट फॉर अबाउट 6 months। और अब बारी आती है अंटार्कटिक सर्कल की, व्हेन दे एक्सपीरियंस डे लाइट फॉर अबाउट 6 months। जून का पीरियड वो है जब आर्कटिक सर्कल को कॉन्स्टेंटली सन देखना पड़ता है, सन सेट ही नहीं होता, और 22 दिसंबर या यही वाला पीरियड ऐसा है जब अंटार्कटिक सर्कल को कांस्टेंट सन एक्सपीरियंस करना पड़ता है, ठीक है। अब अगर अंटार्कटिक सनलाइट एक्सपीरियंस कर रहा है, दैट मीन्स नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आर्कटिक सर्कल के पास जो ये पोलर रीजन है, यहां पर सन सेट हो चुका होगा और 6 महीने तक सूरज की रोशनी दिखाई ही नहीं देगी, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर में बिल्कुल ऑपोजिट इवेंट चल रहे होते हैं, ठीक है। इस वजह से जब अंटार्कटिक सर्कल 6 महीने तक डे लाइट देखता है तो आर्कटिक सर्कल 6 महीने तक लगातार सनसेट देखता है, अंधेरा देखता है, ठीक है। तो ये है हमारा समर सॉल्स्टिस एंड विंटर सॉल्स्टिस का डिफरेंशिएशन। ओके, पार्ट नंबर ई। क्या क्वेश्चन कह रहा है? व्हाट इज एन इक्विनॉक्स? इक्विनॉक्स क्या होता है? इक्वल डे एंड नाइट। इक्विनॉक्स इक्वल डे एंड नाइट, ठीक है। आंसर सेज a solar equinox is a moment in time when the sun crosses the earth's equator. Summer solstice में sun की जो रे की डायरेक्शन होती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होती है, विंटर सॉल्स्टिस पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होती है। पर इक्विनॉक्स ऐसा टाइम पीरियड और इवेंट है जब सन की रे डायरेक्टली इक्वेटर पे होती है, एंड दैट इज व्हाई both the northern hemisphere as well as the southern hemisphere experience equal day and night, ठीक है। A solar equinox is a moment in time when the sun crosses the earth's equator, which is to say
appears directly above the equator rather than north or south of the equator. ना equator के ऊपर ना equator के नीचे, directly equator पे. Equinox is the position of the earth on 21st March and 23rd September. डिपेंड करता है कि कौन से हेमिस्फेयर में स्प्रिंग का सीजन है और कौन से हेमिस्फेयर में ऑटम का सीजन है. जिस हेमिस्फेयर में जो सीजन चल रहा होता है हम उस सीजन के नाम से इक्विनॉक्स का नाम रख देते हैं. इट कुड बी स्प्रिंग इक्विनॉक्स एंड ऑटम इक्विनॉक्स. Both the hemispheres experience equal day and night. On 21st March in the northern hemisphere, this position is the spring equinox क्योंकि मार्च के महीने में northern hemisphere में spring season होता है, इसलिए हम 21st मार्च को आए हुए equinox को northern hemisphere में spring equinox कहते हैं. और exactly उसी समय southern hemisphere में हम बुलाते हैं autumn equinox क्योंकि northern hemisphere southern hemisphere बिल्कुल opposite होते हैं अपने season में. तो जब northern hemisphere में spring equinox आता है तब southern hemisphere में autumn equinox आता है. And in the northern hemisphere on 23rd September the position of the earth is autumn equinox क्योंकि अब सितंबर का टाइम है. अब northern hemisphere में ऑटम आ चुका है इसलिए हम 23rd सितंबर को ऑटम इक्विनॉक्स कहते हैं और सदर्न हेमिस्फेयर में हम कहते हैं स्प्रिंग इक्विनॉक्स क्योंकि सितंबर के मंथ में सदर्न हेमिस्फेयर में स्प्रिंग सीजन चल रहा होता है इसलिए हम स्प्रिंग इक्विनॉक्स कहते हैं. एक डाउट आपको ये भी आ सकता है कि मैम समर सॉल्स्टिस की डेट एक है 21 जून, विंटर सॉल्स्टिस की डेट एक है 22 दिसंबर, बट इक्विनॉक्स की दो डेट्स कैसे हैं? मार्च भी है सितंबर भी है, ऐसे कैसे? ऐसे बेटा इसलिए क्योंकि जब अर्थ सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा होता है, ये सन है, चारों ओर जब रिवॉल्व कर रहा होता है, हमने चैप्टर में भी देखा था कि 2 बार ऐसा टाइम पीरियड आता है जब अर्थ डायरेक्टली इक्वेटर की तरफ हिट करता है. ये इक्वेटर की लाइन है. 2 बार ऐसा होता है कि सन की रे इक्वेटर पे डायरेक्टली हिट करती है. हालांकि कैंसर और कैप्रिकॉर्न के साथ ऐसा नहीं होता. 2 बार उस लाइन पर उन लैटिट्यूड्स पे सनलाइट नहीं गिरती डायरेक्टली, बट इक्वेटर के साथ ऐसा होता है that the sun ray falls directly above the equator and it happens twice during the revolution of the earth. That is why there are 2 dates for equinoxes. Okay. All right, part number F. Why does the southern hemisphere experience winter and summer solstice in different times than that of the northern hemisphere? क्योंकि हमने पढ़ा था चैप्टर में भी कि 21 जून जब northern hemisphere में summer solstice होता है तब southern hemisphere में winter solstice होता है और 22 दिसंबर जब northern hemisphere में winter solstice चलता है तब सदर्न हेमिस्फेयर में समर सॉल्स्टिस आता है. और इसी वजह से वी ऑल्सो रेड दैट ऑस्ट्रेलिया इज दैट कंट्री विच सेलिब्रेट्स क्रिसमस जस्ट लाइक अस ऑन 25 December. I'm very sorry, on 25 December. But we all have winters during that month, but Australia has summers during that month. ऐसा क्यों होता है? हमने चैप्टर में पढ़ा भी है. And it's a very obvious reason that it is because of the positioning of the earth with respect to the sun. अर्थ की क्या पोजीशन है, कौन से पोल अर्थ की तरफ टिल्टेड हैं, यही मेजर रीजन है. Because earth as a planet does not has its own heat and light and it totally depends on the sun. और अर्थ की जिस हिसाब से भी सन के रिस्पेक्ट में पोजीशन होती है उस पोर्शन को हीट और लाइट मिलती है. The southern hemisphere experiences winter and summer solstice in different times than that of the northern hemisphere because of the following reasons. First, southern hemisphere is tilted towards the sun on 22nd December. southern hemisphere की हीट लेने की बारी तब आएगी जब दिसंबर का मंथ चल रहा होगा क्योंकि अर्थ की पोजीशन दिसंबर के टाइम पे ऐसी होती है that the south pole contacts the sun. सन का डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा होता है सदर्न हेमिस्फेयर से या सदर्न पोल से और ये दिसंबर का टाइम है.
मार्च से सितंबर के बीच तो नॉर्थ पोल है कांटेक्ट में, सितंबर के बाद बारी आती है साउथ पोल की, और तब जाके सदर्न हेमिस्फेयर को इतनी हीट मिल पाती है कि उनका सीजन चेंज होता है एंड इट चेंजेस टू समर्स. Okay, all right. So the southern hemisphere is tilted towards the sun on 22nd December. Hence, summer solstice is there in the southern hemisphere. At that time, winter solstice is in the northern hemisphere when it is away from the sun. अब यहाँ देखो, साउथ पोल जो है वो सन के कांटेक्ट में है, मतलब यहाँ समर्स चल रहे हैं, पर नॉर्थ पोल बहुत दूर है सन से, ज्यादा कांटेक्ट में नहीं है, बहुत दूर है, तो यहाँ पे विंटर्स चल रहे हैं, ऑपोजिट एकदम, राइट. ऑन द कॉन्ट्रेरी, on the opposite side, 21st June, the northern hemisphere is tilted towards the sun. ये है जून का महीना, और ये हमें एस्ट्रोनॉट्स ने अपनी रिसर्च एंड स्टडी करके बताया है कि जून के महीने में अर्थ जो है वो ऐसी पोजीशन में होता है सन के कांटेक्ट में कि जो नॉर्थ पोल है इट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन. ऑलराइट, सो 21 June is that date when the north pole is tilted towards the sun. Hence, जून के टाइम पर नॉर्थ में समर सॉल्स्टिस आता है, पर वहीं साउथ में जो कि सन के कांटेक्ट से काफी दूर है, यहाँ पे विंटर चल रहे होते हैं. ठीक है, तो ये है आंसर that why southern hemisphere has different dates for winter and summer solstice. Simple reason is it is because of the contact of the southern hemisphere with respect to the sun. Okay, because earth revolves around the sun and sun is the star which gives us heat and light. That is why the position of the earth with respect to the sun is the major reason why southern hemisphere and northern hemisphere are very opposite in nature with respect to the solstices and the seasons. All right, part number G. Why do the poles experience about 6 months day and 6 months night? 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात आ जाती है आर्कटिक और अंटार्कटिक में, क्योंकि भैया ये दोनों आते हैं पोलर रीजन पे, एक है नॉर्थ पोल पे, एक है साउथ पोल पे. जब भी सन के रिस्पेक्ट में अर्थ की पोजीशन बदलती है, आर्कटिक और अंटार्कटिक में मेजर चेंज देखने को मिलता है, क्योंकि चेंज ये होता है कि 6 महीने के लिए आर्कटिक को या तो डे लाइट एक्सपीरियंस करनी पड़ती है और या तो नो डे लाइट. ठीक, या तो डे लाइट या तो नो डे लाइट. सेम हो जाता है अंटार्कटिक के साथ. हमने समर सॉल्स्टिस एंड विंटर सॉल्स्टिस में भी ये पढ़ा था कि जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सॉल्स्टिस का पीरियड चल रहा होता है, उस टाइम पर आर्कटिक जो है 6 महीने के लिए डे लाइट देखता है, और जब सदर्न हेमिस्फीयर में समर सॉल्स्टिस चल रहा होता है, तब अंटार्कटिक को 6 महीने के लिए डे लाइट देखना पड़ता है. ठीक है, 6 महीने के लिए सन सेट ही नहीं हो रहा है. ये अपने आप में बहुत वियर्ड कंडीशन है, हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते, है ना. हालांकि जो लोग वहां रहते हैं उन्हें आदत पड़ जाती है धीरे धीरे. ठीक, ओके. सो द पोल्स experience 6 months day and 6 months night because of the following reasons. First, when the northern hemisphere is tilted towards the sun, that means अगर ये sun है, don't mind my drawing, okay, अगर ये sun है and this is the earth, और आपको पता है अर्थ थोड़ा सा tilted रहता है ना. 23.5 डिग्री का tilt है, 66.5 डिग्री का orbital plane से tilt है. Okay, so when the northern hemisphere is tilted towards the sun, the north pole remains in the light for the whole of the day, 24 hours. This position remains for 6 months. That means from March to September. तो ये जो आर्कटिक सर्कल है, बहुत ही छोटा सर्कल है, बहुत ही कम लोग यहाँ रहते हैं. ठीक है, 6 महीने के लिए इस पोजीशन पे मार्च से सितंबर के बीच में कांस्टेंट डे लाइट रहती है. ठीक. On the contrary, in the southern hemisphere, the south pole does not get light during these 6 months. ये जो मार्च से सितंबर का टाइम है ना, आर्कटिक में तो 6 महीने डे लाइट है. सदर्न हेमिस्फीयर में साउथ पोल रीजन पे, जो पोल का रीजन है, ठीक है, उस पोलर रीजन पे कोई डे लाइट नहीं होती, उन्हें कोई लाइट ही नहीं मिलती है इस मार्च से सितंबर में. ठीक है, hence it experiences night for the 6 months from 23rd September to 21st March. सॉरी, यहाँ डेट उल्टी हो गई है, यहाँ पे होगा
21st March to 23rd September. ठीक है, ये कट है, ये गलत है. ओके, तो जब नॉर्थ पोल पे 6 महीने के लिए डे लाइट होती है, उसी 6 महीने में सदर्न पोल पे नाइट होती है. ठीक, थोड़ा सा ऐसे डार्क बना रहता है हमेशा साउथ पोल पे, अंटार्कटिका वाले रीजन पे. ओके, अब आ जाते हैं हम दूसरे पीरियड में, जो है सितंबर से मार्च के बीच का. When the southern hemisphere is tilted towards the sun, अब पोजीशन अर्थ की ये है, सन वही है, अर्थ की पोजीशन बदल के ये हो गई, क्योंकि अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, है ना. तो अब घूम के अर्थ की पोजीशन यहां आ गई है, जहां नॉर्थ पोल तो काफी फार है, पर साउथ पोल थोड़ा सा सन के कांटेक्ट में है. इस टाइम पे, ये जो टाइम है सितंबर से मार्च के बीच का, इस टाइम पे साउथ पोल 6 मंथ्स के लिए डे लाइट एक्सपीरियंस करता है, और जो नॉर्थ पोल है, केवल पोल बोल रही हो बेटा मैं, पूरे हेमिस्फेयर में ऐसा नहीं होता, केवल पोलर रीजन में, वो जो आपकी 66 डिग्री लैटिट्यूड से लेकर 90 डिग्री लैटिट्यूड की बात है ना, केवल अपर रीजन में, केवल पोलर रीजन की बात कर रही हूं मैं. केवल उस पोलर रीजन में साउथ पोल पे तो 6 महीने डे लाइट रहती है, पर नॉर्थ पोल पे नाइट रहती है. ठीक है, डे लाइट. ओके, when the southern hemisphere is tilted towards the sun, the south pole remains in light for 24 hours and for 6 months from 23rd September to 21st March. The reverse is the conditions at the north pole, 6 months night. वही रिवर्स हो जाता है नॉर्थ पोल में, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर बिल्कुल ही ऑपोजिट रिएक्ट करते हैं. रिएक्ट क्या, उनकी कंडीशंस ही, एक्चुअली जियोग्राफिकल कंडीशंस ही बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, बिकॉज ऑफ द पोजीशन ऑफ द अर्थ विद रिस्पेक्ट टू द सन, क्योंकि रोशनी देने वाला तो केवल सन है ना. तो सब कुछ डिपेंड करता है कि अर्थ का कौन सा पोर्शन सन के कांटेक्ट में आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा है. अगर आ पा रहा है तो यू विल गेट लाइट, अगर कांटेक्ट में नहीं आ पा रहा है देन यू विल रिसीव नो लाइट. सिंपल कॉन्सेप्ट. ठीक. All right. Question number 2 says take the correct answer. There will be a statement with 3 options और आपको तीनों में से best possible option को select करना है. ठीक है? So the first statement says the movement of the earth or the motion of the earth around the sun is known as rotation, revolution, inclination. सन के चारों ओर का जो मोशन होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रेवोल्यूशन. अराउंड द सन रेवोल्यूशन, ऑन इट्स ओन एक्सिस इज रोटेशन. ठीक है, इंक्लिनेशन तो बात ही अलग है. इंक्लिनेशन का तो मतलब होता है कितना टिल्ट है ना. ठीक है. बी स्टेटमेंट, डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर ऑन 21 मार्च, 21 जून, 22 दिसंबर. इक्वेटर पे, प्लीज मार्क इट, इक्वेटर पे डायरेक्ट रेस कब पड़ती हैं आपको ये बताना है. 21 मार्च, 21 जून, 22 दिसंबर. द आंसर इज 21 मार्च. ठीक है, जिसे हम इक्विनॉक्स बोलते हैं. क्यों? 21 जून को तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट सन रे पड़ता है. 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ता है. ठीक है, वो समर सॉल्स्टिस और विंटर सॉल्स्टिस होते हैं. लेकिन इक्विनॉक्स होता है जब मार्च के महीने में, इन द मंथ ऑफ मार्च, देयर इज डायरेक्ट रे फॉलिंग ऑन द इक्वेटर फ्रॉम द सन. ठीक है. ऑलराइट. सी स्टेटमेंट सेज क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर इन विच कंट्री? जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया. इंडिया में तो आपको पता है क्रिसमस दिसंबर में आता है, 25 दिसंबर. देयर इज वन सिंगल डेट ऑफ क्रिसमस, 25 दिसंबर. क्रिसमस की डेट नहीं बदलती. अब आपको ये देखना है कि इंडिया में विंटर होता है कि समर होता है. इंडिया में तो दिसंबर में विंटर होता है. ठीक. जापान, जो कि इंडिया से काफी पास है, ऑस्ट्रेलिया ज्यादा दूर है. जापान भी दूर है पर ऑस्ट्रेलिया ज्यादा दूर है. जापान में भी विंटर चल रहे होते हैं क्योंकि ये भी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है. ये भी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की कंट्री है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आती है. राइट. बट अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें देन ऑस्ट्रेलिया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के रीजन में आती है, सदर्न हेमिस्फेयर की कंट्री है. ठीक है.
Therefore, the answer is Australia. Australia is the country which celebrates Christmas on 25 December और उस टाइम उनके यहाँ समर्स चल रहे होते हैं. हमारे यहाँ विंटर्स, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर्स, सदर्न हेमिस्फीयर में समर्स. ठीक है? Alright. Next statement says, the cycle of the seasons is caused due to rotation, revolution, gravitation. Seasons क्यों change होते हैं? Cycle of season क्यों आता है? 24-hour spin की वजह से या फिर revolution की वजह से, that means around the sun, motion of earth around the sun, या फिर gravity की वजह से, gravitation की वजह से. The answer is revolution. हमने ये पढ़ा भी है चैप्टर में, that because the earth revolves around the sun, that is why we experience various types of seasons. क्योंकि रोटेशन, जो 24-hour spin है, रोटेशन, वो तो केवल डे और नाइट करता है, पर सीजन्स का चेंज होता है रेवोल्यूशन की वजह से. ठीक है? तो टेक द करेक्ट आंसर बी फिनिश. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3. ट्रू फॉल्स की बात करेंगे. फिल इन द ब्लैंक्स. दैट मीन्स अ स्टेटमेंट विल बी गिवन एंड देयर विल बी अ ब्लैंक एंड यू विल हैव टू फिल दैट ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट वर्ड. जो भी आपको याद आ रहा है चैप्टर में से वो आपको फिल करना होगा. ईच लाइन गिवन हियर इज फ्रॉम द चैप्टर ओनली, इसलिए कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है कि मैंने कहीं बाहर से लाइन दी है. ठीक है? ओके, सो द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज अ लीप ईयर हैज डैश नंबर ऑफ डेज. लीप ईयर पूछा गया है. लीप ईयर में कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं? The answer is 366. 366 days are there in a leap year. Normally 365 होते हैं, but in a leap year there are 366 days. Okay? Second statement. The daily motion of the earth is called dash. Daily motion. ठीक है? Daily motion, that means 24 hours of motion जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? The answer is rotation. Rotation is the daily motion of the earth on its own axis. On its own axis. It is rotation. ठीक है? Statement number 3. The earth travels around the sun in dash. In dash orbit, I would like to add. Okay? The earth travels around the sun in dash orbit. कौन सी orbit में घूमता है? We have read about this. Elliptical orbit. ठीक है? अर्थ एक elliptical orbit में सन के चारों ओर ट्रैवल करता है. Alright? Next statement. The sun's rays fall vertically on the Tropic of Dash on 21st June. हम जब seasons पढ़ रहे थे, revolution of the earth study कर रहे थे, तब हमने देखा था कि सन की रेज वर्टिकली पड़ जाती हैं ट्रॉपिक ऑफ डैश पे 21 जून को. तो जून वाली साइकिल को याद करो. सन की रे डायरेक्टली वर्टिकली कौन से ट्रॉपिक पर पड़ रही थी? द आंसर इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर वर्टिकली सन रे पड़ती हैं 21 जून को और इसीलिए उस दिन सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी नाइट होती है और इसी को हम कहते हैं समर सॉल्स्टिस. समर सॉल्स्टिस क्योंकि इस दिन सबसे बड़ा दिन होता है, लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर ऑन 21 जून. ठीक है? क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर वर्टिकल रे पड़ती है सन की. ऑलराइट, फिफ्थ स्टेटमेंट एंड लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स. डेज आर शॉर्टर ड्यूरिंग डैश. कौन से सीजन में डेज शॉर्ट होते हैं? The answer is winter season. Winter season में days are shorter and nights are longer. ठीक है? क्योंकि सन के अराउंड अर्थ इस तरीके से मोशन कर रहा होता है कि सन की रे जो है वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए पड़ पाती है. ठीक है? That is why during winters days are shorter. With this, we have come to the end of our chapter, Motions of the Earth. Happy learning. Revise well, okay? Please revise well properly. We'll see you in the next one. Thank you.